दोस्तों नमस्कार, मैं देवराज और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रोलॉजी लवर हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मैंने अपने एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी पे जो सवाल सबसे ज़्यादा फेस किया है वो ये है कि व्हेन विल आई गेट मैरिड, मेरी शादी कब होगी, व्हेन विल आई मीट माई लाइफ पार्टनर। हम एस्ट्रोलॉजी में दशा, ट्रांजिट्स, इन सब के ऊपर बेस करके प्रोबेबल मैरिज टाइम प्रेडिक्ट करते हैं, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हर इंसान अपने लाइफ में बहुत बार मैरिज के लिए फेवरेबल पीरियड रन करता है। तो क्या जितनी बार वो दशा ट्रांजिट्स आएगा उतनी बार हमारी शादी होगी? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अब उनमें से कौन से टाइम पे आपकी शादी होगा वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? तो उसके लिए सबसे पहले चीज जो हमें देखना है कि किसी भी कुंडली में वो ये है कि आपके चार्ट में अर्ली मैरिज या लेट मैरिज, वो कौन सा योग है। अगर आपके चार्ट में लेट मैरिज का योग है तो चाहे कितनी ही फेवरेबल ट्रांजिट या दशा रन करे, आपकी शादी कम उम्र में नहीं हो सकता है। या फिर अगर आपके अर्ली मैरिज का योग है तो आपकी शादी कम उम्र में जो भी फेवरेबल दशा या ट्रांजिट आएगा उसमें हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले फर्स्ट कम हमें यह करना पड़ता है किसी भी चार्ट में कि यह आइडेंटिफाई करना लेट मैरिज है या अर्ली मैरिज है। तो अब लेट मैरिज या अर्ली मैरिज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे चार्ट से? इसके लिए मैं आप लोगों को तीन चीजें बताऊंगा। एक तो नॉर्मल D1 चार्ट से जो हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशंस, वो बताऊंगा। फिर जैमिनी सूत्र में उपपद लगना को यूज किया जाता है, उससे कैसे पता कर सकते हैं वो बताऊंगा। और फिर नवांश कुंडली में कौन कौन से कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो लेट मैरिज इंडिकेट करते हैं वो बताऊंगा। और लास्ट में एक दो एग्जांपल चार्ट भी हम डिस्कस करेंगे ताकि ये प्रिंसिपल्स आपको आसानी से समझ में आ जाए। लेट मैरिज के लिए 3 प्लैनेट मेनली रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट सैटर्न, सेकंड केतु एंड थर्ड 8th लॉर्ड। सैटर्न इज द सिग्निफिकेटर ऑफ डिले। वो हर चीज में डिले करता है। अगर आपका 10th लॉर्ड या 11th लॉर्ड भी है तो आपको सक्सेस थोड़ा लेट में मिलेगा, थोड़ा मैच्योर्ड एज में मिलेगा। वो चाहता है कि आप लाइफ के स्ट्रगल्स करके उसकी जो चीज है उसकी वैल्यू को अच्छे से समझ ले, उसके बाद वो चीज अगर आपको मिलेगा तो आप उसकी कदर करेंगे। और अगर बिना स्ट्रगल के, बिना मेहनत के आपको कुछ मिल जाए तो आप उसकी कदर नहीं करते हैं। तो इसीलिए शनि हमें हर चीज लेट से देता है, एंड दैट इज व्हाई शनि इज द मेन सिग्निफिकेटर ऑफ डिले। सेकेंड इज केतु। केतु इज ए स्पिरिचुअल प्लैनेट एंड दैट इज व्हाई केतु इज नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज एंड मैरिटल रिलेशनशिप। और इसीलिए केतु भी स्पेशली मैरिज और रिलेशनशिप में काइंड ऑफ डिससेटिस्फैक्शन
और डिले देता है। थर्ड इज योर एट्थ लॉर्ड। व्हाई एट्थ लॉर्ड? सिक्स्थ, एट्थ और ट्वेल्थ ये तीनों नेगेटिव हाउसेज हैं, हम लोग सब जानते हैं। इसमें से सिक्स्थ इज मेनली responsible for separation and eighth is mainly responsible for delay, obstacles, challenges. जब हमारे चार्ट में सिक्स्थ हाउस का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है तो सेपरेशन, डाइवोर्स, इन सब के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट एट्थ हाउस के इन्फ्लुएंस से डिले और ऑब्स्टैकल्स आते हैं, but it does not give separation. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो तीन प्लैनेट्स सैटर्न, केतु और एट्थ लॉर्ड, ये तीनों को हमें देखना है, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल्स, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं आप जो आपको देखना है आपके चार्ट में, ताकि आपको समझ में आए कि लेट मैरिज का योग आपके चार्ट में बना है कि नहीं बना है। फर्स्ट, इफ योर सेवेंथ हाउस इज हेम्ड इन बिटवीन टू मैलिफिक प्लैनेट्स, मतलब कि अगर आपका सेवेंथ हाउस जो है वो उसके दोनों साइड में मैलिफिक प्लैनेट्स हैं, then it can give delay. Seventh house is the main house of marriage and relationship. और अगर इसके एक साइड में शनि है, एक साइड में केतु है, या फिर एक साइड में मंगल है, एक साइड में राहु है, इस तरह के दोनों साइड में एट्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस में अगर मैलिफिक प्लैनेट, नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट्स जिसे हम कहते हैं, वो अगर है तो इट क्रिएट्स अ योगा कॉल्ड पाप कर्तारी योगा। And due to this, seventh house cannot function properly. एक एग्जाम्पल लीजिए, आप ऑफिस गए हैं काम करने के मूड से, आप बहुत फोकस और कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं, मगर आपके दोनों साइड में, दोनों आजू बाजू में जो लोग बैठे हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, फोन में बात कर रहे हैं, तो क्या होता है ना कि आपके कंसंट्रेशन भी ब्रेक करता है, आप भी प्रॉपर्ली काम नहीं करते हैं। उसी तरह से जब सेवेंथ हाउस के दोनों साइड में मैलिफिक प्लैनेट्स रहे तो इट क्रिएट्स अ पाप कर्तरी योगा, एंड ड्यू टू व्हिच सेवेंथ हाउस कैनॉट फंक्शन प्रॉपरली, और इट विल क्रिएट डिले इन योर मैरिज। अगर सेवेंथ लॉर्ड उसके भी दोनों तरफ मैलिफिक प्लैनेट्स हैं या पाप कर्तरी योगा है, देन ऑल्सो इट कैन डिले। सेकेंड, अगर आपके सेवेंथ हाउस में सैटर्न है, सैटर्न इज प्लेस्ड इन योर सेवेंथ हाउस, और सैटर्न एस्पेक्ट्स योर सेवेंथ हाउस, इट विल क्रिएट डिले। थर्ड, if Saturn aspects your seventh lord or Saturn is conjunct with your seventh lord, then it will create delay. Third, अगर Saturn is aspecting Venus. Why Venus? Because Venus is the significator of marriage. In a male's chart, it also signify wife. तो जब Venus is influenced with Saturn by conjunction, by mutual aspect, or if Saturn aspects Venus, then it will give delay in marriage. Fourth, if Venus is debilitated or if Venus is combust, then also it will give delay. अब यहां पे एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि कंबस्ट मतलब मैं
पर्सनली अगर सन के 3 डिग्री के अंदर है, देन ओनली आई कंसिडर द प्लेनेट एज कम्बस्ट। 7 डिग्री 8 डिग्री लिखा हुआ रहता है बुक्स में, बट मैं पर्सनली लेता हूं विद इन 3 डिग्री। तो अगर सन के 3 डिग्री के अंदर वेनस है, देन इट विल बी कम्बस्ट एंड इट कैन क्रिएट डिले। अगर आपके 7th लॉर्ड रिट्रोगेड है, देन ऑल्सो डिले इज पॉसिबल। 7th लॉर्ड अगर 8th हाउस में है, या 8th लॉर्ड के साथ कंजंक्ट है, या 8th लॉर्ड के साथ म्यूचुअल एस्पेक्ट में है, या फिर 8th लॉर्ड 7th हाउस में है, इट विल गिव डिले इन मैरिज। मैरिज प्रपोजल आएगा, लास्ट मिनट में ब्रेक हो जाएगा, इस तरीके के। 8th हाउस और 7th हाउस के किसी भी तरीके का कनेक्शन, चाहे वो एस्पेक्ट हो, कंजंक्शन हो, प्लेसमेंट हो, वो डिले क्रिएट करता है। तो ये तो थे D1 चार्ट से हमें जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो मैंने बताया। अभी इसमें एक मिसकंसेप्शन मैं क्लियर करना चाहता हूं कि बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि मैं मांगलिक हूं, इसीलिए शायद मेरी शादी नहीं हो रही है, या फिर मंगल दोष के कारण डिले हो रहा है। तो अगर आपका मार्स 7th हाउस में है या 4th हाउस में है, तो ये आपकी शादी में कभी डिले नहीं कराएगा। मार्स शादी में कभी डिले नहीं कराएगा। मार्स ब्रेक करता है। मार्स आपके शादी के बाद आपके हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट इट विल नॉट क्रिएट प्रॉब्लम इन गेटिंग मैरिड। हस्बैंड के साथ फ्रिक्शन होगा, फाइट्स होगा, मैरिड लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंसेस होंगे, जिसके वजह से मैरिज में बहुत प्रॉब्लम आएगा, बट यू विल गेट मैरिड। मार्स विल नॉट डिले योर मैरिज। तो ये बात मत सोचिएगा कि आपके 7th हाउस में, 8th हाउस या 4th हाउस में मार्स है, इसके वजह से आप मांगलिक हैं और आपकी शादी में लेट हो रहा है। नहीं, शादी में अगर लेट हो रहा है तो उसके रीजंस दूसरे हैं। सैटर्न और मून के जो म्यूचुअल एस्पेक्ट या फिर साइन एक्सचेंज या कंजंक्शन जो है, उसे पुनर्फु दोषा कहा जाता है। एंड दिस कैन क्रिएट डिले, ब्रेक इन एंगेजमेंट एक्सेट्रा। खास करके अगर सैटर्न या मून इन दोनों में से कोई 7th हाउस या 7th लॉर्ड के साथ रिलेटेड है, तो अगर मून 7th लॉर्ड है या फिर सैटर्न 7th लॉर्ड है या फिर ये कंजंक्शन 7th हाउस में हुआ है, तो दिस कैन क्रिएट डिले। अब बात करते हैं कि उपपद लग्न। उपपद लग्न से कैसे हम लोग मैरिज में डिले या मैरिज में मतलब मैरिज फिक्स जो नहीं हो रहा है, इसका प्रॉब्लम्स ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कभी कभी होता है कि नहीं है, आपके 7th लॉर्ड 8th लॉर्ड का कोई कंजंक्शन नहीं है, 7th हाउस में शनि नहीं है, केतु नहीं है, फिर भी आपकी मैरिज नहीं हो रहा है। तो उसका लिए हमें और थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, आपके उपपद लग्न को देखना पड़ेगा। उपपद लग्न किसे कहा जाता है ना, 12th हाउस के जो आरूढ़ा पद है उसे उपपद लग्न कहा जाता है। आरूढ़ा पद किसे बोलते हैं या कैसे निकालते हैं, इसके एनालिसिस में यहाँ पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सब्जेक्ट। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जो भी एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं अपने चार्ट बनाने के लिए, जगन्नाथोरा हो, एस्ट्रोसेज हो, हॉरोस्कोप एक्सप्लोरर हो, जो भी यूज़ करते हैं, उन सब में उपपद लग्न दिया रहता है। तो आप अपने उपपद लग्न, आरूढ़ा लग्न, सब चीज़ वहाँ से पता कर सकते हैं।
आपको मैनुअल कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज मेनली known as Gemini principle, but बृहद पराशर होरा शास्त्र में भी ये बहुत अच्छे तरीके से मेंशन है। तो इस ऐसा नहीं है कि ये दिस इज कंप्लीटली जैमिनी सूत्र, ऐसा नहीं है। ये पराशर और जैमिनी दोनों एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है उपपद लगना। तो उपपद लगना से कौन कौन से कॉम्बिनेशन से पता चलेगा लेट मैरिज? अगर शनि उपपद लगना को एस्पेक्ट कर रहा है या कंजंक्शन है, then it can delay your marriage. If Upapada Lagna falls in 8th house, if Upapada Lagna is conjunct with 8th lord, तो आपके शादी में लेट हो सकता है। कोई भी मैलिफिक प्लैनेट लाइक राहु, केतु, मार्स अगर उपपद लग्न के साथ कंजंक्शन है तो आप शादी से पहले बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। शादी आपकी फिक्स नहीं होगा जल्दी से, अगर फिक्स होगा तो ब्रेक होगा, मतलब मैरिज प्रपोजल आएगा फिर ब्रेक हो जाएगा, इस तरीके का प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। उपपद लग्न और आरूढ़ पदा ऑफ 8th हाउस अगर कंजंक्ट हैं, इट कैन गिव डिले। अगर उपपद लग्न लॉर्ड इज रिट्रो, इट कैन गिव डिले। तो उपपद लग्न और 7th हाउस और 7th लॉर्ड ऑफ D1 चार्ट, ये दोनों को D1 चार्ट में हमें एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद कुछ ना कुछ तो हमें जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी शादी नहीं हो रहा है और उसका कोई भी इंडिकेशन आपके D1 चार्ट में उपपद लग्न में नहीं हो। कुछ ना कुछ तो एक ना एक तो बिल्कुल रहेगा। देन वी हैव टू सी द नवांश चार्ट। नवांश चार्ट में कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, क्या कंडीशन है, वो देखना है। तो नवांश चार्ट में सबसे पहले हमें नवांश लगन और नवांश के लगन लॉर्ड, ये दोनों को देखना है। नवांश लग्न इज योर इंटरेस्ट। आप शादी में इंटरेस्ट है कि नहीं, आपका विलिंगनेस, आप एफर्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। यू हैव टू सर्च फॉर ब्राइड, यू हैव टू सर्च फॉर ग्रूम, नहीं तो फिर आपको कहां से होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप घर पे बैठे रहेंगे और हो जाएगा शादी। होता है ऐसा भी होता है, बट वो बहुत कम है। यू हैव टू रिगोरसली सर्च फॉर ब्राइड ग्रूम, ठीक है। तो वो विलिंगनेस, वो एफर्ट, वो इंटरेस्ट आपके अंदर है कि नहीं है, वो नवांश लग्न और नवांश लग्न लॉर्ड बता देगा। इफ योर नवांश लग्न लॉर्ड इज इन 12th हाउस या डेबिलिटेटेड, तो आपकी एफर्ट में कमी रहेगी, आपके इंटरेस्ट में कम होगा और इसके वजह से आपकी शादी में लेट होगी। नेक्स्ट वी हैव टू सी द कंडीशन ऑफ 7th हाउस एंड 7th लॉर्ड ऑफ नवांशा। 7th हाउस में सैटर्न या केतु, इन दोनों में से कोई एक है कि नहीं है। इफ सैटर्न एंड केतु इज प्रेजेंट इन द 7th हाउस ऑफ नवांशा, इट कैन डिले योर मैरिज। 7th house is aspected by Saturn or not. 7th lord is aspected by Saturn or not. उसके बाद हमें देखना है कि 7th lord और 8th lord में कोई रिलेशनशिप हुआ है कि नहीं हुआ है। If the 7th lord of Navamsha and 8th lord of Navamsha is conjunct, yes, 8th lord is in 7th house, yes, 7th lord is in 8th house, it will create delay. तो
इस तरह से 7th हाउस, 7th लॉर्ड, सैटर्न, इन तीनों का इन्फ्लुएंस हमें नवांश कुंडली में चेक करना है। अगर सैटर्न आपके नवांश लग्न को भी एस्पेक्ट कर रहा है, देन ऑल्सो इट कैन क्रिएट डिले। D1 चार्ट, उपपद लग्ना और नवांश लग्ना, ये तीनों को देखने के बाद अगर 2-3 कॉम्बिनेशंस ऐसे आ रहे हैं जो लेट मैरिज इंडिकेट कर रहा है, तो आप ये चीज मान सकते हैं कि आपकी शादी में लेट होगा। अब ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लेट मैरिज, अर्ली मैरिज किसे कहते हैं? लेट मैरिज और अर्ली मैरिज का जो डेफिनेशन है वो टाइम टू टाइम, कंट्री टू कंट्री, कम्युनिटी टू कम्युनिटी वेरी करता है। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले शायद लड़कियों का शादी 16 से 20 में हो जाता था, लड़कों का 20 से 24 के अंदर हो जाता था, पर आज ऐसा नहीं है। नाउ वी ऑल ट्राई टू एस्टेब्लिश आवर सेल्फ, कैरियर में कुछ हम लोग सेटल हो जाना चाहते हैं, उसके बाद शादी करना चाहते हैं। तो आज के डेट में नॉर्मल जो एज है शादी का वो 24, 25, 26, 27 इस तरीके का है। तो इन केस ऑफ गर्ल्स, मैरिज विद इन 28 शुड बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल। एनीथिंग बिटवीन 22 to 25 should be considered as early marriage, और beyond 28, 29, 30, 31, 32 उसके बाद that should be considered as late marriage. And in case of boys, marriage within 27, 28 should be considered as early marriage. 28 to 30, 31 should be considered as normal, proper marriage age, and anything beyond 32 should be considered as late marriage. So when you talk about late marriage, तो लड़कों के लिए 32 and above, 32 and above, and लड़कियों के लिए 28 and above की बात कर रहे हैं। तो ये तो था लेट मैरिज। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो है डिनायल ऑफ मैरिज। बहुत लोग हो जाते हैं कि 35, 36 हो गए पर शादी नहीं हो रहा है, बहुत लोगों की शादी नहीं होता है लाइफ में। तो लेट मैरिज है कि डिनायल ऑफ मैरिज है, वो कैसे पता चलेगा? द कॉम्बिनेशंस ऑफ लेट मैरिज एंड डिनायल ऑफ मैरिज आर ऑलमोस्ट सेम। बस हमें 2-3 चीजों देखना है कि एक, जो लेट मैरिज के कॉम्बिनेशंस हैं वो कितने ज्यादा हैं। क्या वो बहुत ज्यादा है? 7th लॉर्ड, 7th हाउस एफ्लिक्टेड है, उपपद लगना जो है उसमें भी फ्लिक्शन है, उसमें भी प्रॉब्लम है, नवांश चार्ट में भी प्रॉब्लम है, सब जगह प्रॉब्लम है। अगर सब जगह में प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशंस हैं लेट मैरिज के, तो डिनायल ऑफ मैरिज हो सकता है, शादी नहीं भी हो सकता है। उसके साथ साथ एक चीज हमें और देखना है कि जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे कि जुपिटर, वेनस, मून, उनका क्या कंडीशन है? क्या 7th हाउस में कोई बेनिफिक है? जुपिटर है, वेनस है 7th हाउस में, 7th लॉर्ड के साथ है, जुपिटर है, वेनस है, मून है, कोई बेनिफिक एस्पेक्ट है नवांश के 7th हाउस में या 7th लॉर्ड के साथ, राशि चार्ट के 7th हाउस, 7th लॉर्ड के साथ? अगर कोई रिलीफ है, कोई बेनिफिक एस्पेक्ट्स है राशि चार्ट में और नवांश चार्ट में, तो लेट मैरिज के कॉम्बिनेशंस होने के बावजूद भी आपकी शादी होगी। भले ही लेट हो, 35, 36, 40 में हो, बट यू विल गेट मैरिड। बट
अगर बहुत ज़्यादा लेट मैरिज के कॉम्बिनेशंस भी हैं, कोई बेनिफिक एस्पेक्ट भी नहीं है, कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस भी नहीं है सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड नवांश कुंडली में, देन देयर इज अ हाई चांस ऑफ डिनायल ऑफ मैरिज, शादी नहीं भी हो सकता है। एक चीज हमने और नोटिस किया है कि जो लोग बहुत ज्यादा कैरियरिस्ट होते हैं, जिनके 10th हाउस में सन है, मार्स है, 10th हाउस 11th हाउस आर जैम पैक्ड विथ प्लैनेट्स, वो जल्दी से शादी नहीं करना चाहते हैं और उसके वजह से भी बहुत बार शादी नहीं हो पाता है। शादी का योग रहता है, शादी का दशा भी रन करता है, बट यू डू नॉट पुट एफर्ट, यू हैव टू पुट एफर्ट इन एवरीथिंग। बिना मेहनत के, बिना एफर्ट के कुछ नहीं होता है। यू हैव टू पुट एफर्ट एंड इन राइट टाइम। जब आपका शादी का योग चल रहा है, दशा चल रहा है, फेवरेबल ट्रांजिट है, उस टाइम पे अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपकी शादी हो जाएगी। अगर आपकी शादी का योग है पर फेवरेबल दशा या ट्रांजिट सही टाइम पे नहीं है, नहीं हो रहा है, नहीं चल रहा है, तब योग होने के बावजूद भी शादी बहुत बार नहीं होता है। तो इसलिए लेट मैरिज या अर्ली मैरिज कौन सा कॉम्बिनेशन है वो देखना है। उसके साथ साथ दशा, फेवरेबल दशा आपका रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है प्रॉपर एज में, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि लेट मैरिज है कि डिनायल ऑफ मैरिज है। अब एक दो चार्ट आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा ताकि जो भी मैंने आपको बताया वो आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये एक मेल नेटिव का चार्ट है। उम्र ऑलमोस्ट 40 के आसपास है, 81 के बर्थ हैं, तो ऑलमोस्ट 40 के आसपास इनके एज है। एंड ही इज स्टिल अनमैरिड। इस चार्ट को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इनके 7th हाउस में मून है। धनु लगन के लिए मून 8th लॉर्ड है, तो एक कॉम्बिनेशन तो हमारा यहां पे मिल गया, 8th लॉर्ड प्लेस्ड इन 7th हाउस। अब देखिए इनका सैटर्न जो है एक वार्गो राशि में है एंड वार्गो से इट इज एस्पेक्टिंग द 7th हाउस एंड मून, तो शनि का भी 7th हाउस में इन्फ्लुएंस है। और एक चीज ध्यान दीजिए कि मून क्योंकि 7th हाउस में है एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, तो इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग पुनर्फु दोषा। तो 3 कॉम्बिनेशन इनके चार्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब इनका हम लोग देखते हैं कि उपपद लगना जो है वो है पाइसेस एंड उपपद लगना इज ऑल्सो एस्पेक्टेड बाय सैटर्न। तो 4 कॉम्बिनेशन इनके प्रेजेंट है D1 चार्ट में लेट मैरिज के। अगर इनके नवांश कुंडली को देखते हैं तो इनके जो नवांश जो है उसमें वार्गो एसेंडेंट है और एसेंडेंट लॉर्ड जो है वो 2nd हाउस में है बिना कोई एफ्लिक्शन में, तो ये तो ठीक है। बट 7th हाउस जो है
वो एस्पेक्टेड बाय सैटर्न। 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो एग्जॉल्टेड हैं 11th हाउस में, तो इनका शादी करने का प्रयास तो है, पर 7th हाउस में सैटर्न का एस्पेक्ट है और 8th लॉर्ड मार्स जो है वो भी एस्पेक्ट कर रहा है। और साथ साथ एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि इनके जो नवांश हैं उसमें वेनस एग्जॉल्टेड है, बट इट इज ऑल्सो एस्पेक्टेड बाय सैटर्न। तो वेनस और 7th हाउस दोनों सैटर्न और 8th लॉर्ड से एस्पेक्टेड है। मतलब कि राशि चार्ट और नवांश चार्ट दोनों में लेट मैरिज के इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा और बहुत क्लियरली है। अगर ये खुद से ज़्यादा एफर्ट नहीं देंगे तो ऐसे केसेस में डिनायल के चांसेस भी रहते हैं। अगर आप इनके चार्ट को अच्छे से नोटिस करेंगे तो देखिएगा कि इट इज़ मोर फोकस्ड टूवर्ड्स प्रोफेशन, नौकरी, बिजनेस, पैसा, इसके बारे में नेटिव ज़्यादा फोकस्ड है। और जब आप प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं तो पर्सनल लाइफ को इग्नोर करते हैं। और ऐसे केसेस में भी बहुत बार होता है कि हम लोग मैरिज में डिले हो जाता है या नहीं हो पाता है। तो इनके केस दिस इज़ अ आइडियल केस फॉर लेट मैरिज और डिनायल ऑफ मैरिज। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ हेल्प हुआ होगा आप लोगों को, कुछ चीज़ें आप लोगों की क्लियर हुई होगी। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।